डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली दो वीडियो लेक्चर से ब्राइफाइट्स को शुरू कर लिया है और ब्राइफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ब्राइफाइट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने पढ़ा है और आज हम आपके सिलेबस में जो इंडिविजुअल मेंबर दिया हुआ है रिक्शिया जो ब्राइफाइट है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये ब्राइफाइट हेपेटिकोप्सिडा वर्ग का है। इसका ऑर्डर मार्केंसियल्स है और फैमिली इसकी रिक्शिएसी है। तो ये कहाँ मिलता है वो देखिए। रिक्शिया की 200 के आसपास जातियाँ हैं जो नम मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं या गीली चट्टानें होती हैं, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यह मिलता है। और सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए यानी नमी युक्त ज़मीन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जातियाँ पानी के अंदर भी पाई जाती हैं जैसे रिक्शिया फ्लुइटेंस। और रिक्शिया फ्लुइटेंस की जो स्पीसीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिक मिलती हैं। और अपने देश में इंडिया की 31 जातियाँ हैं जो मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे रिक्शिया क्रिस्टेलाइना जो स्पीसीज़ है वह वेस्टर्न हिमालय के अंदर 3000 मीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है। इसके अलावा भारत में जो जातियाँ पाई जाती हैं उनके अंदर विशेष रूप से रिक्शिया सिलेटा, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना, रिक्शिया गंगेटिका, रिक्शिया मेलेनोस्पोरा, रिक्शिया फ्रोस्टाई, रिक्शिया रेटिकुलेटा और रिक्शिया हिरसुटा विशेष रूप से पाई जाती हैं। हमें देखना है कि इसका जो गैमेटोफाइट है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका जो गैमेटोफाइट है वो ए डायग्राम में देखिए। जो ए डायग्राम है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पैचेस दिखाई दे रहे हैं गोलाकार रूप में। तो ये ग्रीन लीव्स टाइप में ज़मीन की सतह पर प्रोस्टेट रूप से फैला रहता है और इसमें दो सरफेस होती हैं, एक ऊपर की ओर और दूसरी नीचे की ओर। जो बी सरफेस है ये डोर्सल है यानी ऊपर की ओर दिखाई देने वाली है और सी सरफेस ज़मीन की ओर लगी हुई होती है जिसके ऊपर राइजोइड्स लगे होते हैं। तो ये एक ब्राइफाइट्स है, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। जो इसका थैलस होता है वो डोमिनेंट होता है और गैमेटोफिटिक रूप में मिलता है, यानी मेन जो इसका प्लांट होता है वह गैमेटोफाइट होता है। तो गैमेटोफाइट को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में यह प्रोस्टेट फ्लैट यानी चपटा और डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है और गहरे हरे रंग का होता है। थैलस हमेशा रोजेट रूप में दिखाई देता है, चक्राकार रूप में। इसके अलावा रिक्शिया रेटिकुलेटा के जो थैलस होते हैं वो कंपेरेटिवली मोटे और खांचदार होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, जबकि रिक्शिया क्रूशेटा और पेंडिनाई के अंदर क्रॉस रूप में पाए जाते हैं। मेलेनोस्पोरा की जो जाति है उसमें डोर्सल सरफेस पर कुछ एपिडर्मल आउटग्रोथ्स भी पाई जाती हैं, हेयर्स समान। टेरेस्ट्रियल जो जातियाँ होती हैं उनके अंदर थैलस 5 से 7 मिलीमीटर लंबा होता है और 1 से 2 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ज़्यादातर जातियों के अंदर थैलस की जो डोर्सल यानी अपाक सतह होती है उसके ऊपर एक मध्यसिरा या एक डोर्सल ग्रू पाई जाती है, खांच, और यह सिरे से आधार तक फैली रहती है। यह खांच रिक्शिया डिस्कलर के अंदर जो मेल थैलस होता है उसमें ये जो मध्यसिरा होती है केवल अगले भाग में ही पाई जाती है, और रिक्शिया डिस्कलर का जो फीमेल थैलस होता है, मादा थैलस, उसके अंदर यह खांच पूरी लंबाई में होती है थैलस के ऊपर। रिक्शिया फ्रोस्टाई की ऊपरी सतह फ्लैट या कन्वेक्स टाइप की होती है और इसमें मिडरिब का अभाव होता है। थैलस की प्रत्येक शाखा के सिरे पर एक नोच पाई जाती है जिसको एपिकल नोच कहते हैं। ये ग्रोइंग पॉइंट होता है। थैलस की जो डोर्सल सरफेस वेंट्रल सरफेस होती है जिसको अभ्यक सतह कहा जाता है, इसके ऊपर राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स यानी मूलाभास एक कोशी के होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और नली जैसे होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और जो कि निचली जो एपिडर्मिस होती है थैलस की उसकी अतिवृद्धि के रूप में ये विकसित होते हैं।
ये जो राइजोइड्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मूथ वॉल्ड और दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। तो स्मूथ वॉल्ड जो होते हैं उनमें बाहरी और आंतरिक जो भित्तियाँ होती हैं वो तनी हुई होती हैं, खिंची हुई, जबकि ट्यूबरकुलेटेड जो राइजोइड्स होते हैं उनकी आंतरिक जो सतह होती है उनके अंदर पैग लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। इसके अलावा राइजोइड्स के द्वारा थैलस आधार से चिपका रहता है। राइजोइड्स का कार्य जड़ों के सामान्य भोजन और जल का अवशोषण करने का होता है। राइजोइड्स के अलावा थैलस की वेंट्रल सरफेस के मार्जिन्स पर मेम्ब्रेनस मल्टीसेलुलर स्केल्स भी पाए जाते हैं, और ये स्केल्स एक कोशिका मोटे और बैंगनी रंग के और एक पंक्ति में पाए जाते हैं। तो स्केल्स की परसिस्टेंट नेचर, साइज, ये सब थैलस की मॉर्फोलॉजिकल, थैलस की हैबिटेट पर निर्भर करता है कि थैलस कहाँ पर है। जैसे नम और स्थलीय आवास के अंदर जो पौधे ब्राइफाइट्स उगते हैं, रिक्शा के जो थैलस उगते हैं, उनके अंदर स्केल्स छोटे और एफिमेरल होते हैं, यानी जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ड्राई हैबिटेट के अंदर जो रिक्शा की जातियाँ ग्रो करती हैं उनके स्केल्स लंबे समय तक चलते हैं। कुछ स्थलीय जातियाँ जैसे रिक्शा रोबस्टा और रिक्शा सेंगुनिया जो जातियाँ हैं, इनके अंदर स्केल्स का अभाव होता है। रिक्शा फ्लूटेंस जो जाति है ये जली जाति हम पढ़ चुके हैं, और इसका थैलस लंबा नैरो रिबन के समान होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, और यह 30 से 50 मिलीमीटर लंबा और 2 मिलीमीटर चौड़ा होता है, और इसमें राइजोइड्स और स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। तो यह इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी रिक्शा की। इसके बाद इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देखिए। इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है रिक्शा के थैलस का VTS सेक्शन लेकर के, और जो डायग्राम हमें D दिखाई दे रहा है उस प्रकार से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलता है। E जो डायग्राम है ये प्रत्येक कोशिका को डिटेल स्टडी में दिखाया गया है। तो ये इसका सेलुलर डायग्राम है E, यानी कोशिकाएं इसी प्रकार से दिखाई देती हैं। तो थैलस का जब वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है तो इसमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक ऊपर की ओर वाला जो क्षेत्र होता है इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहा जाता है, और फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर आइसोलेटेड यानी एक दूसरे से अलग वर्टिकल क्रम के अंदर कोशिकाएं एक के ऊपर एक लगी रहती हैं और कुछ तंतु बनाती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कहलाती हैं, और प्रत्येक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की जो सिरे वाली कोशिका है उसके अंदर तो क्लोरोफिल पाए नहीं जाते हैं, जबकि नीचे की ओर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ पर वापस ई डायग्राम के अंदर देखिए, सिरे वाली जो कोशिकाएं हैं एपिडर्मल सेल्स वो बिल्कुल बिना पिगमेंट्स के दिखाई गई, जबकि नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। वर्टिकल जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है उनके बीच में या तो जो स्पेस होता है वो नैरो होता है, संकरात क्षेत्र होता है, जैसे रिक्शा पठानकोटेंसिस, रिक्शा हिमालयंसिस और रिक्शा मेलेनोस्पोरा के अंदर, या फिर इनके अंदर स्पेस चौड़ा होता है जैसे रिक्शा रोबस्टा और रिक्शा क्रूसिटा के अंदर, और इनमें एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये एयर चैम्बर्स थैलस की डोर्सल सरफेस पर एयर पोर्स के द्वारा बाहरी वातावरण से संपर्क बनाते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। अधिकांश जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक क्षेत्र में उपस्थित एयर चैम्बर्स केवल एक पंक्ति में ही पाए जाते हैं, लेकिन रिक्शा रोबस्टा और रिक्शा क्रूसेटा और रिक्शा फ्लूटेंस के अंदर एयर चैम्बर्स अनेक इरेगुलर पंक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। रिक्शा फ्लूटेंस में एयर चैम्बर्स डोर्सल जो एपिडर्मिस है उसके द्वारा बंद रहते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म्स है उसमें थैलस एयर चैम्बर्स एक केंद्रीय छिद्र के द्वारा थैलस की डोर्सल सरफेस पर खुलते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है, ये जो B डायग्राम है ये रिक्शा फ्लूटेंस के सेक्शन का है।
जिसमें ऊपर की ओर फोटोसिंथेटिक रीजन दिखा गया है और नीचे की ओर स्टोरेज रीजन है। तो दोनों ही प्रकार की जातियों के अंदर इसमें जो स्टोरेज रीजन है ये फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे होता है और वेंट्रल भाग के अंदर कोशिकाएं कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती हैं। सभी कोशिकाएं पैरेन्काइमा से बनी होती हैं और विशेषता इस जोन की यह है कि इनकी किसी भी कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाए जाते हैं। जो स्टोरेज रीजन होता है उसकी जो मरुद की कोशिकाएं होती हैं वो स्टार्च के रूप में फूड को कलेक्ट करती हैं और इस क्षेत्र की जो निचली परत होती है वो लोअर एपिडर्मिस बनाती है, जिसके नीचे से राइजोइड्स निकलते हैं। और राइजोइड्स हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए ई, इसमें जो निचली जो एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, उससे कुछ आउटग्रोथ निकल रही हैं, अतिवृद्धियाँ। ये ही राइजोइड्स हैं यानी मूलावास हैं। एस जो डायग्राम है ये स्केल्स का डायग्राम है। तो इस प्रकार से रिक्शा को हम प्रैक्टिकल के अंदर भी पढ़ते हैं और यह थ्योरी पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद इसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू होगा, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू।